रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड। मायरा बिना सर उठाए ही थोड़ी देर का पॉज लेकर सब कुछ अभियान को बताती हैं और आगे कहती हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे ये कोई सपना हो। आई फील लाइक वो मैं ही थी और वो सब मेरे साथ हुआ। सब कुछ इतना रियल, इतना जेन्युइन था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था जैसे ये मेरी कोई भूली या दबी हुई याद अचानक मुझे याद आ गई हो। अभियान मायरा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है, वो बस उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता रहता है। कुछ पल बाद अभियान कुछ सोचते हुए कहता है, जान, वो छोटा लड़का कौन था? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? मायरा की आंखें अभियान का सवाल सुनकर गहरी हो जाती हैं। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे ही उल्टा सवाल करती हैं, अभी माइकल कौन है और तुम उसे जानते हो? इस सिचुएशन में माइकल का जिक्र सुनकर अभियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे मायरा का सवाल समझ नहीं आता है और वह कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो और उसका इस बात से क्या लेना देना? मायरा उसकी बात सुन गहरी आवाज में कहती है, लेना देना है, तुम बस मुझे बताओ उसके बारे में। ए फ्लैट आगे मेमो मेमो। अभियान अभी भी मायरा के सवाल के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइकल और उस लड़के का क्या लेना देना है, जबकि माइकल एक विदेशी है और शायद ही कभी भारत आया हो, और वो लड़का जो मनीष के साथ मिला है वो तो भारत का है, यहाँ तक कि राठौर परिवार में से ही कोई है। फिर दोनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे मायरा की आवाज आती है। मायरा उसे देखते हुए, अभी कहाँ खो गए हो? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? कौन है माइकल और कब से जानते हो तुम उसे? अभियान मायरा की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। एक गहरी सांस बाहर छोड़कर वह मायरा की तरफ देखता है, जो जवाब के इंतजार में उन्हें ही देख रही थी। उसने कहना शुरू किया, देखो मायू, मुझे नहीं समझ आ रहा आखिर इन दो इंसानों का आपस में क्या लेना देना है। और रही बात माइकल की, तो जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था तब तक तो सब सही था, पर जैसे जैसे कुछ सालों में हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा और हम जीरो से उस ऊंचाई तक पहुंच गए, तो माइकल हमारा राइवल बन गया। मैंने कभी उसे तुम तक नहीं पहुंचने दिया। पहले तो उसे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे, पर जब हम उसकी बर्बादी की ओर आ गए तब उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी। उसकी डील और प्रोजेक्ट उसके हाथों से जाने लगे थे, ये बात उसे खलने लगी। और उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब उसे पता चला कि बिजनेस क्वीन मायरा अपना पैर अंडरवर्ल्ड में रख रही थी। तभी उसकी परेशानी बढ़ गई। उसने हम पर अटैक करना शुरू कर दिया। तुम्हें याद है, हम एक बार आइलैंड पर थे, तभी हमारी एक कंपनी में आग लग गई थी, वो माइकल ने करवाया था। अभियान ने शांत मगर गहरी आवाज में बताया, माइकल कब मेरा इतना बड़ा राइवल बन गया मुझे भी नहीं पता चला, पर मैं उसके बारे में इतना तो समझ गया कि वो एक सनकी इंसान है। उसका गोल बस सबसे ऊपर उठना है, और इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे होते हुए वो ऊपर नहीं उठ पा रहा, वो बहुत खुदगर्ज है, इसलिए बार बार मुझ पर, कभी तुम पर अटैक करवाता था। पर धीरे धीरे शायद उसे समझ आने लगा कि वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने कुछ बड़ा करने की सोची। माइकल को कभी किसी ने नहीं देखा। अभियान की आंखों में गहन चिंता थी। मेरे लोगों ने बताया कि वो ताकत के पीछे इतना सनकी है कि वो सबसे ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए इस दुनिया में कोई उसका सगा नहीं। वो अभी महज 27-28 साल का आदमी है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड, दांव पेंच, पावर, सियासत, इन सब में वो बहुत पहले से है, मेरे और तुम्हारे से भी पहले से, शायद बचपन से। मैं हैरान था ये जानकर, लेकिन मुझे पता चला कि उसे बचपन से ही एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उसे सिर्फ खौफनाक का दरिंदा बनना सिखाया गया। खून बहाना, उसके अंदर हमदर्दी, इंसानियत, परिवार, प्यार जैसा कुछ नहीं है। उसने बस एक ही सबक सीखा है, ताकत और दुनिया पर राज करना, बस यही वो जानता है। अभियान ने अपनी सांसें रोककर अंतिम बात कही, इतना ही नहीं, उसने बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि वो लोगों को पकड़कर उनके दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। आई डोंट नो सो मच अबाउट दिस। अभियान ने अपनी बात जारी रखी, और फिर कोरिया में हुआ वो अटैक जो केएसआर पर हुआ था, जब तुमने उनकी जान बचाई थी, उस अटैक में कहीं न कहीं उसका हाथ भी था। सारी बात कहने के बाद अभियान चुप हो जाता है और मायरा की तरफ देखता है, जो अब बिस्तर पर आधी लेटी और आधी बैठी थी, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। कुछ गणनाएं उसके दिमाग में चल रही थी। मायरा अभियान को देखकर कहती है, तुमने कहा उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी,
वो भी बचपन से? तो तुम्हें पता है वो ट्रेनिंग उसे किसने दी होगी और कहाँ? अभियान कुछ सोचते हुए कहता है, देखो, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जितना मैंने उस इंसान के बारे में जाना है, ज्यादातर वो रूस में रहता है और उसका कुछ तो कनेक्शन रूस के डॉन के साथ है। बट आई डोंट नो क्या और कैसे, बट समथिंग इज फिशी। क्योंकि जब भी उसके बिजनेस को कोई नुकसान हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, तो पीछे रूस का डॉन था उसके सपोर्ट में। तो जहां तक मुझे लगता है, उसे ये ट्रेनिंग भी वहीं से मिली। रूस के डॉन अपने लोगों को सेलेक्ट करके ऐसी ही ट्रेनिंग देते हैं जो आपको पूरी तरह हैवान बना दे, बिना किसी इमोशंस, प्यार, इंसानियत के। मायरा की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ जाती है और वह धीमे से कहती है, रूस का डॉन, जिसकी पॉवर अब बस रूस तक ही रह गई है। अभियान, हाँ, और शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि उस लड़के और माइकल का आपस में क्या लेना देना है। अभियान का सवाल सुनकर मायरा एक खतरनाक मुस्कान करती है और अभियान की तरफ देखकर कहती है, सो मिस्टर अभियान सहाय, द रिजल्ट इज दिस की माइकल और राठौर परिवार का वो दूसरा इंसान, वो छोटा लड़का, दोनों एक ही हैं, है ना कहानी में ट्विस्ट। इतना बोलकर मायरा जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी में जीत का पागलपन था और उसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। अभियान की आंखें मायरा की बात सुनकर गहरी हो जाती हैं। वो हैरान था। वो मायरा को देखकर गहरी आवाज में कहता है, पर कैसे, और कौन है वो? अभियान का सवाल सुन मायरा की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वो अभियान के गले में हाथ डालकर उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से कहती है, नो बेबी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें सब जानने की? सब्र रखो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिर वो एक मासूम सा चेहरा बनाती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से अभियान को देखते हुए कहती है, जब तक क्या तुम हमारे लिए एक कॉफी बना दोगे, प्लीज? अभियान उसकी बात सुन उसके गाल खींचते हुए कहता है, ठीक है, बनाता हूँ मेरी ड्रामा क्वीन, रुको बस 2 मिनट। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कौन है? मायरा बेबी, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत जल्दी मैं पता लगा लूंगा आखिर वो है कौन। इतना बोल अभियान मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ जाता है। मायरा उसे एक आई विंक कहती है, देखते हैं बेबी। अभियान फिर रूम से निकलकर नीचे चला जाता है। उसके जाते ही मायरा वॉशरूम चली जाती है। 5 मिनट बाद मायरा वॉशरूम से बाहर आती है। उसने शर्ट के ऊपर एक काला बाथरोब पहना था। वो अपना फोन उठाते हुए बालकनी में चली जाती है। वो बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे मायरा की मुस्कान बड़ी होने लगती है। मायरा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ऊपर देखते हुए एक लंबी अंगड़ाई लेती है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ तो खतरनाक चल रहा था, पर क्या, ये बस वही जानती थी। मायरा अपना फोन ओपन करती है और किसी को फोन लगाकर कुछ बात करने लगती है। बात करते करते मायरा की नज़र दूर रोड पर एक काली कार पर जाती है। कार को देखकर मायरा हैरान नहीं होती, बल्कि खिलखिलाकर एक डरावनी हंसी हंसने लगती है। उस कार में बैठा कोई और नहीं, विक्रम था। वो अपनी जलती हुई नज़रों से बस मायरा को देख रहा था। वो पिछली रात से यहीं इसी जगह खड़ा है और अंदर ही अंदर जल रहा है। मायरा को देखते ही विक्रम की आंखें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और वह जोर से अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेता है। वो अपनी पागलपन से भरी आंखों से मायरा को देखने लगता है। विक्रम एक ऐसा आदमी था जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मायरा की हंसी ने विक्रम के जहन में आग लगा दी थी। तभी विक्रम ने जोर से अपना हाथ कार के स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। उसकी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि दूर मायरा की बालकनी में अब मायरा अकेली नहीं थी, उसके साथ अभियान भी था। अभियान की पीठ विक्रम की तरफ थी। उसने अभी भी बस एक पैंट पहना हुआ था। वो अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़े हुए मायरा को फूंक मारकर कॉफी पिला रहा था। तभी मायरा अभियान के करीब जाकर उसकी गर्दन में हाथ डाल देती है और उसके होठों पर किस करने लगती है। दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थीं और दोनों हंस रहे थे। दूर से विक्रम ये सब देख रहा था। अभियान की पीठ पर और मायरा की गर्दन पर बिताई रात के निशान विक्रम की बर्दाश्त के बाहर हो रहे थे। जब वो और सह नहीं पाया तो तेज रफ्तार से अपनी कार को वहां से निकालकर ले गया, मानो वो नहीं, उसका क्रोध गाड़ी चला रहा हो। मायरा उसे जाते देखकर मुस्कुराती है और अभियान के साथ वापस रूम के अंदर आ जाती है।
इधर राठौर मैंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मायरा के बारे में बात कर रहे थे। सबको पता चलता कि मायरा कल से घर नहीं आई है, जिससे माही जी काफी गुस्से में थी। आखिर केएसआर ने मायरा को फंसा जो दिया था। वहीं एक चेयर पर कोने में गीत जी बैठी थी। जैसा कि सबको बताया गया था कि उन्हें चिकन पॉक्स है, इसलिए किसी ने उनसे ज्यादा कुछ सवाल नहीं किए, लेकिन उनकी गर्दन पर अभी भी किसी के हाथ के निशान थे। उनके चेहरे पर भी काफी निशान थे और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे, जिसे उन्होंने बखूबी छुपाया था ताकि किसी को दिखे नहीं। कुछ देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है और सब अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी सबको मेंशन के बाहर बुगाती रुकने की तेज आवाज आती है, तो सब जहां थे वहीं रुक जाते हैं। सबको मायरा से मिलकर कम से कम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना था। कुछ पल में मायरा मस्त चिल होकर जैकेट में हाथ डाले घर के अंदर जाती है। अंदर आते ही वो देखती है कि माही जी सामने ही खड़ी हैं। वो एक मुस्कान के साथ उनके पास जाकर उन्हें गले लगाने को होती है कि तभी उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और बाकी सब भी अपनी जगह जम जाते हैं। सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सबके कानों में थप्पड़ की जोरदार आवाज गूंजती है जो माही जी ने मायरा को मारा था। मायरा की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है। वो अपनी मासूम सी निगाहों से माही जी को देखती है कि जिन्होंने सुबह सुबह उसका स्वागत कर दिया था थप्पड़ से, वो भी बिना किसी बात के। वो अपने गाल पर हाथ धरे धीरे से कहती है, डैडी। राठौर मैंशन के उस बड़े हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। घर का हर सदस्य, चाहे वो नौकर हो या कोई और, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि माही जी, जो मायरा पर अपनी जान छिड़कती हैं, वो उसे ऐसे थप्पड़ जड़ देंगी। मायरा सन खड़ी थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था, जहां उसकी मां की उंगलियों के लाल निशान उभरने लगे थे। वो गहरी मासूमियत और सदमे के साथ अपनी मां को देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर उसकी ये भोली भाली मोम हमेशा उसे ही बलि का बकरा क्यों बनाती है। मायरा ने धीरे से अपनी नजरें घुमाईं और हॉल में खड़े लोगों को देखा। सब पत्थर बने खड़े थे, पर तभी उसकी नजर अपने डैडी केएसआर पर जाकर ठहर गई। केएसआर एक खंभे के पास आराम से खड़े थे। उनकी आंखों में एक खतरनाक डेविल चमक थी और होठों पर एक तिरछी मुस्कान। वे बड़े मजे से अपनी बेटी की हालत का आनंद ले रहे थे। मायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो जानती थी कि उसने पिछले 24 घंटों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मोम इस कदर भड़क जाए। साफ था कि आग डैडी ने ही लगाई थी। मायरा ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बटोरी, अपनी आंखों में हल्का सा पानी लाया और रुआंसी आवाज में माही जी से पूछा, मॉम, मैंने क्या किया है? आप बिना कुछ बताए मुझे मार क्यों रही हैं? कम से कम मेरी गलती तो बताइए। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि कोई भी पिघल जाए, पर माही जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माही जी, फोन। मायरा थोड़ी कंफ्यूजन में, क्या? माही जी गुस्से में मायरा को देखते हुए, मायरा, मैंने पूछा तुम्हारा फोन कहाँ है? मायरा अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर चुप हो जाती। वो समझ जाती है कि आज उसकी खैर नहीं। उसने बिना कोई बहस किए चुपचाप अपनी पॉकेट से फोन निकाला और माही जी की तरफ बढ़ा दिया। मायरा धीमी आवाज में, ये लीजिए फोन। पर आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? आपके पास अपना भी तो। उसकी आवाज बीच में ही धीमे हो जाती है क्योंकि माही जी की नजरें उसे कच्चा चबा जाने वाली थी। मायरा ने अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। माही जी, खोलो इसे। मायरा ने उनकी बात सुन अपने हाथों से अपना फिंगरप्रिंट लगाया और फोन अनलॉक कर दिया। माही जी ने झटके से फोन छीना और स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी, उसे देख उनकी आंखें सिकुड़ गई। स्क्रीन पर मायरा और अभियान की एक बेहद निजी तस्वीर थी। तस्वीर में अभियान शर्टलेस था और मायरा टू पीस में, और दोनों एक दूसरे को एक डीप किस कर रहे थे। तस्वीर देखते ही माही जी मायरा को घूर के देखती तो मायरा अपनी नजरें झुका इधर उधर देखने लगती है, मानो वो कुछ जानती ही न हो। माही जी ने अपनी नजरें तस्वीर से हटाई और तुरंत कॉल हिस्ट्री ओपन की। उन्होंने फोन की स्क्रीन को घुमाया और सीधे मायरा के चेहरे के सामने कर दिया। माही जी बहुत गुस्से में, ये क्या है? जवाब दो मुझे। मायरा बिना स्क्रीन पर ध्यान दिए कहती है, क्या क्या, लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है। इतना बोलते ही वो सकपका कर चुप हो जाती है।
घबराहट में उसने अपना हाथ पीछे किया और गर्दन के पास से अपने बालों को सहलाने लगती है। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि माही जी की 50 से ज्यादा मिस कॉल थी और घर के बाकी सदस्यों की भी अनगिनत कॉल स्क्रीन पर तैर रही थी। मायरा को समझते देर न लगती कि उसकी माँ के इस भयानक गुस्से की वजह क्या है। उसने शांत मासूम नजरों से माही जी की तरफ देखा तो माही जी दोबारा उसे देख गुस्से से कहती हैं, ये सब क्या है मायरा? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, इतने मैसेज भेजे, पर तुमने एक भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसा क्या कर रही थी तुम? उनकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक माँ की तड़प भी थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। क्या तुम एक बार फोन उठाकर बस इतना नहीं बोल सकती थी कि मॉम, मैं बिजी हूँ? क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी? मायरा, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? जवाब दो मुझे। माही जी की बातें सुनकर मायरा ने अपना सिर झुका लिया। ये सच था कि उसका ध्यान वाकई कल अपने फोन पर नहीं गया था। सुबह जब उसने वे कॉल्स देखे थे तब उसने सोचा था कि घर जाकर बात कर लेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने अपनी नज़रें नीची रखते हुए धीमी और मासूम आवाज में कहा, सॉरी मॉम, मैं थोड़ी बिजी थी, इसलिए ध्यान नहीं गया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन माही जी तो आज पूरे अपने माँ वाले अवतार में थी। वो मायरा की आंखों में आंखें डालकर तीखे स्वर में पूछतो है, अच्छा, बहुत बिजी थी तुम? कहाँ बिजी थी? किसके साथ थी? अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ? मायरा उनकी बात सुनकर बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। न जाने क्यों आज उसे वो एक टिपिकल बेटी वाली फीलिंग आ रही थी जिसे अपनी माँ की डांट सुननी पड़ती है। उसने एक पल के लिए केएसआर की तरफ देखा तो पाया कि डैडी भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक बहुत छोटी सी न दिखने वाली शरारती मुस्कान थी। मायरा ने केएसआर को एक बेबसी भरी नजर से देखा और फिर अपनी मोम की ओर मुड़ी, जो न जाने आज क्या सुनकर शांत होना चाहती थी। मायरा ने बिना देर किए आगे बढ़कर उन्हें जोर से गले लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह उनके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोलती है, सॉरी मॉम, हो गई गलती। अब तो आपने मार भी लिया है, अब तो अपना गुस्सा शांत करो प्लीज मॉम। घर के सभी लोग बहुत समय बाद मायरा का ये बचपना और चाइल्डिश बिहेवियर देख रहे थे। मेंशन का तनावपूर्ण माहौल अचानक बदल गया और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानकी जी भी मुस्कुराते हुए मायरा के पास आती हैं और माही जी और देख बोलती हैं, अब बस भी करो माही, देखो मेरी बच्ची कितने प्यार से तुम्हें मना रही है, अब मान भी जाओ। कुछ देर तक मायरा इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी माँ को मना लेती है। जब माही जी का गुस्सा शांत हो जाता है तो वे मायरा के गाल पर ममता से हाथ रखकर पूछती हैं, कल जो कुछ भी टीवी पर आया वह क्या था मायरा? तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी सिंगर हो? मायरा ने माही जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत शांत आवाज में कहा, मॉम, हाँ ये सच है कि मैं सिंगर हूँ। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पब्लिसिटी या अटेंशन नहीं चाहिए थी। कल मैंने यह बात सिर्फ इसलिए अनाउंस की ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो हमें टारगेट कर रहे हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और रही बात आपको बताने की, तो मॉम, क्या आपने कभी मुझसे बात की थी जो मैं अपने बारे में कुछ बताती? मायरा की यह बात सुनकर माही जी चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में उदासी छा जाती है। उन्हें याद आता है कि हाँ, पहले उन्होंने ही मायरा से बात करना बंद किया था। मायरा उनका उदास चेहरा देख समझ जाती है कि वे क्या सोच रही हैं, इसलिए वो तुरंत उन्हें गले लगा लेती हैं और प्यार से कहती हैं, मॉम, प्लीज उदास मत होइए। आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पुरानी बातें पुरानी थी, उन्हें भूल जाइए। अब मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी, ठीक है? माही जी मुस्कुराने लगीं और प्यार से मायरा के सिर पर किस करके बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी एंजल। तभी जानकी जी आगे आती रही और मायरा को जोर से गले लगाकर उसकी नज़र उतारने लगती हैं। मायरा ने ऐसा करते हुए देख पूछती है, दादी, आप ये क्या कर रही हैं? जानकी जी उसकी बात सुन नज़र उतारते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी नज़र उतार रही हूँ। कल तुम इतने लोगों के बीच थी, हजारों लोगों ने मेरी बच्ची को देखा, कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए तुम्हें। और वैसे भी अभी जो कुछ भी बाहर हो रहा है, मैं नहीं चाहती मेरी मायरा पर कोई भी आन जाए। मायरा अपनी दादी की बात सुन सुन के गालों को खींचते हुए कहती है, ओह माय ब्यूटीफुल लेडी, आई लव यू। मेंशन के बाकी लोग भी मायरा से मिलने आते हैं। दीपिका ने तो आकर उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच में
क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दोगी? मायरा ने एक छोटी सी स्माइल के साथ वैसा ही किया। सबसे मिलने के बाद मायरा अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन अपनी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ही मायरा की नज़र गीता जी पर जाती है। न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो गौर से गीता जी की हालत देख रही थी। उनके गले और चेहरे के निशान मायरा से छिपे नहीं थे। मायरा ने मन ही मन सोचा, ओह, तो आखिरकार आपको अपने प्यारे पति का प्यार मिल ही गया। बहुत भरोसा करती थी न अपने पति पर। आपने बार बार मेरी मॉम को नीचा दिखाया और मुझसे ऊपर सानिया को रखा, तो इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही। गीता जी वहीं खड़ी थी कि तभी उनकी नज़र मायरा पर पड़ती है। मायरा ने उन्हें देखते ही एक बेहद खतरनाक मुस्कान पास की और एक आंख मारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मायरा की उस मुस्कान को देख गीता जी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें मनीष से भी उतना डर नहीं लगा था, जितना डर न जाने क्यों उन्हें मायरा की इस एक मुस्कान से लगा। उन्हें एहसास हो गया कि मायरा सब जानती है। मुंबई की सतह पर खड़ी एक 90 मंजिल की शानदार और गगनचुंबी इमारत, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, एमए एंटरप्राइजेज। वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसके टेरेस से पूरी मुंबई सिटी एक खिलौने जैसी दिखती है। जमीन पर चल रहे लोग तो शायद वहां से दिखते भी नहीं। उसी चमकदार कांच की बनी बिल्डिंग के सामने कुछ कार्स आकर रुकती हैं। वो कार अकेली नहीं थी, उसके आगे पीछे 10-10 कारों का काफिला चलता है। बीच वाली कार के रुकते ही बाकी कारों में बैठे बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स होती हैं। तभी एक गार्ड बीच वाली कार का गेट ओपन करता है। उसमें से अभियान अपने ब्लैक 3 पीस सूट की बटन बंद करते हुए बाहर आता है। अभियान कार से बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखता है और फिर अपने सामने खड़ी उस विशाल बिल्डिंग को। उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है, लेकिन कोई उसके हाव भाव देख नहीं पाता क्योंकि उसका चेहरा हमेशा की तरह मास्क था। तो ये है अभियान का साम्राज्य, उसका ऑफिस। अभियान अपने भारी कदमों से ऑफिस के अंदर एंटर करता है। उसके दोनों असिस्टेंट साए की तरह उसके पीछे होते हैं। अभियान के अंदर कदम रखते ही ऑफिस के सारे एम्प्लॉय अपनी जगह से उठकर अपना सिर झुका लेते हैं। अभियान के आने से वहां के माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां खड़े लोगों को डर के मारे पसीने आने लगते हैं। अभियान का ऑरा इतना डार्क और पावरफुल था कि सब बस अपनी सांसें रोककर वहां खड़े रहते हैं। लेकिन अभियान बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है। असिस्टेंट जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन दबाता है और अभियान लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो अपने हाथ अपनी जेब में डाले बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है और उसके असिस्टेंट अपना सिर झुकाए उसके पीछे खड़े होते हैं। इधर राठौर मेंशन में मायरा अपने डैडी केएसआर के उस पर्सनल स्टडी रूम में होती है, जहां घर के किसी भी सदस्य को आना अलाउड नहीं है। वो अपने डैडी की भारी भरकम कुर्सी पर बैठी होती है, उसका सिर पीछे की ओर कुर्सी से टिका होता है। मायरा के सामने टेबल पर कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें और एक पुराना वीडियो कैमरा रखा होता है। वहीं पास में एक पुराना संदूक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा होता है मायरा सिंह राठौर। उसके ठीक बगल में एक साइकियाट्रिस्ट की फाइल भी खुली होती है। मायरा के चेहरे पर इस वक्त जो गंभीरता है वो किसी को भी डरा सकती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो बार बार अपने हाथ में पकड़े उस पुराने वीडियो कैमरे को चलाती है। कैमरे से निकलने वाली आवाज़ें साफ नहीं हैं। वो आधी अधूरी और कटी फटी आवाज़ों को बार बार सुनने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो उन आवाज़ों को सुनती है, उसके दिमाग में बचपन के वो धुंधले दृश्य फिर से ताज़ा होने लगते हैं। वो फाइल के पन्ने पलटती है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति और उस हादसे का जिक्र होता है। मायरा उन सभी चीज़ों को देख ही रही थी, तभी उस स्टडी रूम का गेट ओपन होता है। केएसआर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आते हैं। वो किसी से बहुत सीरियस होकर बात कर रहे थे, इसलिए वो मायरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और विंडो के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। उनका बस एक बार मायरा को देख लिया था, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी मायरा के हाथ में मौजूद चीज़ों पर नहीं जाता है। करीब 10 मिनट बात करने के बाद केएसआर कॉल कट करते हैं और मायरा की तरफ पलटकर कहते हैं, क्या हुआ मायरा, तुमने मुझे बुलाया? वो भी इतनी सीरियस होकर, सब ठीक तो है? लेकिन वो इतना ही बोलते हुए चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र मायरा के हाथ में पकड़े उस सामान पर पड़ती है। इन सब चीज़ों को मायरा के हाथ में देखकर उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। वो मायरा की तरफ देखते हैं जो अभी भी उन सब चीज़ों को ही देख रही थी। केएसआर तेजी से आगे जाते हैं और वो सब चीज़ मायरा के हाथ से ले लेते हैं और कहते हैं,
ये सब तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? मायरा केएसआर की बात सुनकर उन्हें अपनी नज़र उठाकर देखती है। उसकी आंखें लाल थीं, जिन्हें देखकर केएसआर अपनी जगह रुक जाते हैं। वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मायरा उन्हें देखकर सीरियस होकर कहती है, ये सब क्या है डैड? वो उन छोटी मायरा की तस्वीरों और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है। केएसआर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, ये मायरा के बचपन की चीज़ें हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। वो ये बात अभी मायरा से छुपा रहे थे कि वो ही असली मायरा है। न जाने क्यों उन्हें डर था कि कहीं मायरा को कोई प्रॉब्लम न हो। वैसे भी उसे अभी इस बारे में कुछ याद नहीं था। मायरा केएसआर की बात सुनती है और उस छोटी मायरा की तस्वीर को देखती है। उसकी गहरी खोई हुई आवाज़ बाहर आती है, मायरा, डैड, क्या ये मायरा है? केएसआर मायरा के हाथ में जो फोटो होती है उसे देखते हैं और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। तभी मायरा उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरती है और एक अजीब सी बेचैनी के साथ कहती है, डैड, ये मायरा बिल्कुल वैसी क्यों दिखती है जैसे मैंने अपनी आप को अपने बचपन के सपनों में इमेजिन किया था। मुझे अक्सर सपने आते थे कि मैं अपने मॉम डैड के साथ हंस रही हूँ, खेल रही हूँ। मुझे मॉम डैड का चेहरा तो नहीं दिखता था, लेकिन उस छोटी लड़की का चेहरा दिखता था और वो बिल्कुल ऐसी थी। इतना बोलकर मायरा केएसआर को देखती है। केएसआर मायरा की बात सुन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनकी आंखें अब बहुत गहरी हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मायरा से क्या कहें। वो बस अपनी बेटी के बदलते चेहरे को देख रहे थे। मायरा देखती है कि डैडी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो वो सीधा उनकी आंखों में देखती है और कहती है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, डैड? मायरा कुछ पल रुकती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर वो बम फोड़ती है। मायरा, मुझे सब याद आ गया है, डैड। सब कुछ, बचपन से अब तक का हर पल, जो मैंने आपके, मॉम, दादी, सबके साथ गुजारा, वो सब मुझे याद आ गया है। वहीं केएसआर जैसे ही मायरा की बात सुनते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी आ जाती है। वो मायरा को देखते हैं और अपनी भारी आवाज में कहते हैं, क्या क्या याद आ गया है तुम्हें? मायरा अपने डैड को शौक में देखकर अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो जानती थी कि उसने अपने डैडी को हिला दिया है। मायरा मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे बोलती है, वही याद आ गया है मुझे कि मैं ही हूँ, दी रियल मायरा सिंह राठौर। इन तस्वीरों में जो है वो मैं ही हूँ। मैं माया नहीं, मैं हमेशा से मायरा ही थी। अब मैं माया क्यों बनी, कैसे बनी, ये तो मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं जरूर जान गई हूँ कि मैं किसी और की जगह पर नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की जगह पर हूँ। ये जगह, ये घर, ये फैमिली, मॉम, डैड, ये सब मेरा है। मायरा एक पल के लिए रुकती है, केएसआर की आंखों में सीधी देखती है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछती है, क्यों, सही कहा ना डैड? केएसआर के चेहरे पर अब जितनी भी हैरानी थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक अजीब सी गंभीरता छाई होती है। साथ ही उनकी आंखों में एक खुशी की चमक भी आ जाती है, शायद इस बात की कि उनकी बेटी, उनकी असली मायरा, सब जानती है कि वो कौन है। वो सीधे मायरा को देखते हैं और अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कल तक तो तुम्हें रत्ती भर भी याद नहीं था, फिर अचानक ये यादें कैसे लौट आईं? मायरा केएसआर की बात सुनकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लेती है। यह उसकी अधिकार जताने की मुद्रा होती है और एक स्mirk के साथ कहती है, ओह डैड, ये तो आज नहीं तो कल मुझे पता लगाना ही था। आपको क्या लगा, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता? वो आगे ताना मारते हुए कहती है, खैर, मैं आपसे यह नहीं पूछूंगी कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि सो कॉल्ड रीजन हमेशा आपके पास रहते हैं जिसके बारे में आप मुझे कभी बताना नहीं चाहते। मायरा के इस तल्ख और ताने भरे अंदाज से केएसआर की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, मायरा, आंसर। मायरा अपने दोनों हाथ टेबल पर रखती है और उस पर अपना चेहरा रखकर कहती है, ओह, तो आपको गुस्सा आया? रियली? अभी तक आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप क्यों उस मनीष को झेल रहे हैं? इतना बोलकर मायरा रुकती है और एक सांस लेती है, लेकिन केएसआर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, नहीं उसे घूरना बंद करते हैं। तो मायरा उन्हें बताना शुरू करती है, सुबह मुझे एक सपना आया था, एक सपना जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्कूल लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं आए क्योंकि कुछ काम आ गया, और सब कुछ प्लान था।
और जब हमारी कार रास्ते में थी तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। इतना बोलकर मायरा रुकती है। मायरा को सुबह उस सपने के बाद ही सब याद आ गया था, लेकिन उस समय उसे सोचने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसने अभियान से कुछ नहीं कहा था। मायरा की बात सुनकर केएसआर की आंखों में भयानक बेचैनी दिखाई देती है। उनकी मुठ्ठियां कस जाती हैं। केएसआर डगमगाती आवाज में खुद को संभालते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम जानती हो वो एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या तुमने उसे देखा? वो ये बोलते हुए इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी मुठ्ठियां कांपने लगती हैं। वही मायरा उन्हें देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ डैड कि यह काम किसने किया है। क्योंकि जिसने एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि जिसमें भी ये एक्साइटमेंट कराया, यह उसे बहुत जल्दी थी ये जानने की मैं मारी या नहीं। जब वो मुझे देखने के लिए नीचे तो मैंने उसे देखा, वो कोई और नहीं आपका प्यार भाई मनीष था, और उसके साथ आपका प्यारा। मायरा इतना बोलकर रुक जाती है और एक गहरी जहरीली मुस्कान के साथ केएसआर को देखती है। केएसआर उसकी आधी बात सुन गुस्से में मुठ्ठियां कसते हुए लगभग चीखते हुए कहते हैं, वो लड़का कौन था मायरा? केएसआर का सवाल सुनते ही मायरा उनसे कुछ ऐसा कहती है जिससे उनकी आंखों में खून उतर आता है। उनकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाती हैं। एमवे एंटरप्राइज के कॉर्पोरेट ऑफिस में माहौल बेहद गर्म होता है। आज उनके बॉस अभियान का पहला दिन था और एक ही दिन में सबकी पीठ सीधी हो गई थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन एम्प्लॉई अभी भी अपने काम में डूबे हुए थे। अभियान एक महत्वपूर्ण मीटिंग में होता है। कुछ देर में अभियान की मीटिंग खत्म होती है और वो मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में आ जाता है। तभी उसका कैबिन नॉक होता है। अभियान अपनी सख्त बर्फ सी आवाज में कहता है, कम इन। अभियान की अनुमति से उसका असिस्टेंट गौरव अंदर आता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है, वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अभियान उसे इतना घबराया हुआ देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो उसे देखकर अपनी बेहद ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, What happened? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? असिस्टेंट अभियान की बात सुनकर हकलाते हुए कहता है, सर, वो मिस शोना सहाय, आपकी सिस्टर कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद से ही वो गायब हैं सर। हमारे लोग अपनी फैमिली के पीछे रहते हैं हर वक्त, लेकिन पता नहीं सर कैसे, मैम कहाँ चली गईं? बोलकर असिस्टेंट चुप हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसी की ड्यूटी थी कि वो सहाय मेंशन के लोगों पर नजर रखे, उनकी सेफ्टी करे। लेकिन पता नहीं कैसे गार्ड से गलती हो गई और शोना गायब हो गई। खा है शोना, क्या खटमी है सोना। टू बी कंटिन्यूड।